क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 2 परमाणु संरचना में आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उस दिन हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में पढ़ा था, जिसे हम विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी कहते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इसे समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो सबसे पहले उस दिन की एक छोटी सी बात पर नज़र डालते हैं। हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। ये हो गया आपका सूर्य समझने के लिए। ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया। हमको पता है, हमको लगता है कि सूर्य से जितनी भी विकिरणें, जितनी भी किरणें आती हैं वो हमको सिर्फ गर्मी देती हैं, प्रकाश देती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पृथ्वी। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उससे हमको प्रकाश और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं। परंतु कुछ किरणें या कुछ विकिरणें ऐसी भी होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। जैसे आपके हो गया पराबैंगनी की विकिरणें। पराबैंगनी विकिरणों के बारे में आप जानते हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें और भी बहुत सारे, ठीक है, हानिकारक किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और वो जिस माध्यम से आती हैं वो निर्वात होते हैं, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, अंतरिक्ष होता है। तो सूर्य से अंतरिक्ष पार करके किरणें तरंग के रूप में, ठीक है, कहाँ तक आती हैं, पृथ्वी में आती हैं, तरंग के रूप में पृथ्वी पर पहुँचती हैं। ठीक है, और इन तरंगों को, इन किरणों को ही हम क्या कहेंगे, विकिरणों को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जिसमें ध्वनि तरंगों के समान ही क्या पाया जाता है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पाया जाता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों में भी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पाया जाता है, और उसी के समान, ठीक है, इस विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पाया जाता है, किंतु इनकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। और उस दिन हमने तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम सबके बारे में पढ़ लिया था। तो इसी के आधार पर आज हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्पेक्ट्रम क्या होगा, आपने प्रिज्म देखा होगा। जब श्वेत प्रकाश को, ठीक है, या सूर्य से आने वाले प्रकाश को यदि हम प्रिज्म में या कोई स्रोत ले लेते हैं, टॉर्च, बल्ब, ठीक है, उस श्वेत प्रकाश को यदि हम प्रिज्म में क्या करते हैं, फोकस डालते हैं, तो प्रिज्म से टकराने पर वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, जिसको विबग्योर कहते हैं, अर्थात वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो विभक्त हो जाते हैं। और इन 7 रंगों का जो समूह बनता है, इस 7 रंगों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्लियर हुआ। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रिज्म में से गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इन 7 रंगों का जो समूह होता है उसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और इन्हें हम देख सकते हैं। इंद्रधनुष आप सबने देखा है, हाँ, तो वो एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, तरंग के समान दोलन करते हैं, जो कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। उस दिन हमने पढ़ रखा है कि जब कोई आवेश स्थिर होता है तो उसमें केवल क्या पाया जाता है, विद्युतीय क्षेत्र, किंतु अगर वो नियत वेग से गतिशील है और वो त्वरित हो रहा है तो उसमें विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और एक प्रकार का रेडिएशन पाया जाता है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी आप स्पेक्ट्रम क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में की गई व्यवस्था को हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा। अब इसे मैं आप लोग को थोड़ा समझाती हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर किरणें हैं, 7 प्रकार की किरणें हैं जो बढ़ते हुए आवृत्ति और घटते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देंगे गामा किरण। गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आप देख रहे हैं 10⁻24 और उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है 10⁻16। तो गामा किरण क्या होता है? बहुत ही हानिकारक किरण होता है। और गामा किरण, यदि हम गामा किरण को कुछ सेकेंड्स के लिए भी अपने शरीर पर उसको अगर हम क्या करें, अपने शरीर से गुजारे, तो हमारा पूरा का पूरा शरीर ही गल जाएगा। इतना हानिकारक होता है ये किरण, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कोई भी किसी भी हड्डी को भी ये गला सकता है, इतना ज़्यादा ये हार्मफुल होता है। ठीक है, जिसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होती है। उसके बाद देखते हैं हम एक्स किरण। एक्स किरण को आप देख सकते हो, अधिकतर मेडिकल लाइन में इसका यूज़ करते हैं। जब कोई कहीं की हड्डी कहीं की क्रैक हो जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे को कुछ समय के लिए अगर शरीर पर आरोपित किया जाए तो क्या करेगा, वो शरीर के अंदर जो हड्डी है, ठीक है, वहाँ तक जा कर के उसे फोटो चित्र के रूप में निकाल लेगा। परंतु अगर ज़्यादा समय के लिए एक्सरे अगर हम डालें शरीर के ऊपर तो ये भी क्या करता है? बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, शरीर को गलाने का काम करता है। ये भी क्या होता है? बहुत ही हार्मफुल होता है। इसलिए डॉक्टर 1 या 2 बार ही एक्सरे की सलाह देते हैं, ज़्यादा एक्सरे करवाने के लिए मना किया जाता है। तो आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम पर है ये, और तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। उसके बाद आएगा पराबैंगनी किरणें, इसको अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं। जो जानते हैं पृथ्वी से, सूर्य से जो किरणें आती हैं उसमें एक प्रकार का हानिकारक किरण पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो बहुत अधिक हानिकारक होती हैं। लेकिन क्या करता है प्रकृति ने इसके लिए एक सुरक्षा कवच बना रखा है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत के कारण क्या होता है? पराबैंगनी किरणें हमारे तक नहीं पहुँच पाती हैं। ये इतनी हार्मफुल होती है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को डैमेज करती हैं। उसके बाद आता है दृश्य क्षेत्र। इन तीनों प्रकार की विकिरणों को हम आँखों से नहीं देख सकते, परंतु दृश्य क्षेत्र की जो ये 7 रंग आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसे विपग्योर भी कहते हैं, इन 7 रंगों को हम अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं, जो हमको सफ़ेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आएगा अवरक्त, जिसको इंफ्रारेड किरणें भी कहते हैं। इसके द्वारा इसे डॉक्टर क्या करते हैं, जो खेल में जो हड्डी क्रैक वगैरह हो जाती है उसके लिए, और जो आप जितने भी टीवी के जो रिमोट है उससे चैनल चेंज करने के लिए हम इंफ्रारेड किरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसकी भी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम होती है, और आवृत्ति इसकी अधिक होती है 10⁻12 और 10⁻4। उसके बाद आएगा माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे किसे कहेंगे? ये तरंगों की ऊर्जा अधिक होने के कारण इसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए और मोबाइल के सिग्नलों के लिए इसको यूज़ करते हैं। और अंतिम आएगा रेडियो तरंगे। इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है, लेकिन आवृत्ति इसकी बहुत कम होने के कारण ये कोई भी घातक हमारे लिए नहीं होता है, और इसी का उपयोग हम मोबाइल्स वगैरह में करते हैं। जो FM रेडियो वगैरह होते हैं वो किसकी देन है? रेडियो तरंगे की देन है। उस सभी में रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरंगें लगी होती हैं, जिनकी आवृत्ति तो बहुत ही क्या होती? कम होती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य उतनी ही ज़्यादा इसकी होती है। ठीक है, तो इन सभी किरणें, जो 7 प्रकार की किरणें हैं, इन्हीं किरणों को सम्मिलित रूप से हम एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यहाँ पर जो 7 रंग हैं, इनकी भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, और इनके समूह को भी हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्लियर हुआ। अब हम इससे रिलेटेड प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कि किसे कहते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि विकिरणें जो होती हैं वो कण की प्रकृति के रूप में होती है, ठीक है, ना कि तरंग के रूप में। उसको इन्होंने बताया। तो पहला पॉइंट देखते हैं, विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत न होकर के असतत होता है। अर्थात सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा की विकिरणें हैं, ठीक है, उनका या तो अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होगा, या तो हम उसे एब्जॉर्ब करेंगे या तो हम उसे बाहर निकालेंगे। वो एक समान ना होकर के असतत होगा। ठीक है, और ऊर्जा जो आती है, सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है, वो ऊर्जा का अगर अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में हो रहा है। ठीक है,
सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं उनका अवशोषण या उत्सर्जन सतत ना हो करके असतत होता है, और उनका जो अवशोषण या उत्सर्जन है वो एक समान ना हो करके ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। हाँ, और ऊर्जा के ये छोटे छोटे बंडल या पैकेट होते हैं उसको हम क्वांटा कहते हैं। अब हम उसको क्या देंगे? क्वांटा। ठीक है। जो सूर्य से आने वाली विकिरणें हैं जिनका अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है तो छोटे छोटे पैकेट और बंडल के रूप में हो रहे हैं, जिसे हम क्वांटा कहेंगे। चूँकि हम प्रकाश के संदर्भ में देख रहे हैं तो प्रकाश से रिलेटेड होने के कारण अब हम इसे फोटोन कहेंगे। आप लोग पहली बार 11th में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टफ जाएगा। सूर्य से आने वाली विकिरणों का यदि अवशोषण और उत्सर्जन हो रहा है तो वो सतत न हो करके असतत हो रहा है, और उसे हम छोटे छोटे जो पैकेट या बंडल बनते हैं उसे हम क्वांटा कहेंगे। चूँकि प्रकाश से रिलेटेड है इसलिए इसे हम फोटोन कहेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है, एक फोटोन की ऊर्जा विकिरण ऊर्जा की आवृत्ति के समानुपाती होती है। अर्थात जो फोटोन है, जो छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में है, उसकी ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होगी। अर्थात अगर हम ऊर्जा या फोटोन बढ़ाएंगे तो उसकी आवृत्ति भी बढ़ेगी। ठीक है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पर एक स्थिरांक लगता है जिसे हम क्या कहेंगे? h। और h क्या है? प्लांक स्थिरांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी है तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। आवृत्ति बराबर हमको पता है, हमने तरंग दैर्घ्य में पढ़ रखा था, आवृत्ति में पढ़ रखा था कि न्यू बराबर c/λ होता है। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर h × c/λ। ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसके सूत्र है। और अंतिम है, किसी वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा एक फोटोन की ऊर्जा का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात जो ऊर्जा का पैकेट या फोटोन को हम एब्जॉर्व कर रहे हैं या उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, वो हम पूरा एक पूर्णांक के रूप में लेंगे। जैसे एक n 1 n 2 n। मान के चलिए कोई एग्जांपल है, कोई व्यक्ति अगर खाना खा रहा है तो उसको 1 रोटी दिया जाएगा, 2 रोटी दिया जाएगा, 3 रोटी दिया जाएगा, एक पूर्णांक के रूप में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1.5 रोटी देंगे, 2.5 रोटी देंगे, 3.5 रोटी देंगे, ऐसे नहीं होता। एक पूर्ण गुणज होता है, एक पूर्णांक लिए हुए होता है। ठीक है। तो उसी को कहा गया है कि किसी वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा एक फोटोन की ऊर्जा का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात पूर्णांक के रूप में होता है। तो ये हो गया प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी जो प्रकृति है उसको तरंग की प्रकृति ना बता करके कण की प्रकृति बताया गया। तो किस कारण से बताया गया? ठीक है। चूँकि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो इनकी प्रकृति भी तरंग के समान होनी चाहिए, किंतु व्यतिकरण और विवर्तन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि व्यतिकरण और विवर्तन क्या होता है। तो व्यतिकरण और विवर्तन किस पर आधारित है? तरंग प्रकृति पर। किसके? विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग प्रकृति पर व्यतिकरण और विवर्तन आधारित है। किंतु आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो तरंग प्रकृति ना शो करके कण की प्रकृति को शो अप करता है। तो किस कारण से करता है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम कृष्णिका विकिरण, जिसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहा जाता है। तो कृष्णिका विकिरण पढ़ने से पहले हम कृष्णिका पढ़ेंगे जिसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी किसे कहेंगे? तो एक आदर्श कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी वह होता है जो कि सूर्य से आने वाली विकिरणों को या प्रत्येक आवृत्ति के तरंग को पूर्ण रूप से या तो अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा। वही आदर्श कृष्णिका पिंड या ब्लैक बॉडी कहलाता है। अर्थात कोई भी पिंड है तो सूर्य से आने वाली विकिरण है उसको या तो पूर्ण रूप से ग्रहण करेगा या पूर्ण रूप से बाहर निकालेगा। तो वही क्या कहलाता है? आदर्श कृष्णिका या ब्लैक बॉडी। और इस कृष्णिका से जो होने वाला उत्सर्जन है, ठीक है, उसे हम कहेंगे कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर आयरन या लोहा का। तो जब हम देखे हैं नॉर्मली है, जब हम लोहा को गर्म करते हैं तो वो कौन से कलर का होता है? लाल कलर का। जैसे जैसे हम तापक्रम बढ़ाते जाते हैं, उसको टेम्परेचर हाई करते जाते हैं, तो वो लाल से रक्त तप्त लाल होते होते पीला हो जाता है। और यदि उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका तापक्रम को, तो वो पीला से कहाँ जाता है? नीला। ठीक है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जैसे जैसे हम ताप में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे आवृत्ति भी बढ़ती जाती है।
ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा विबग्योर अर्थात श्वेत प्रकाश के 7 रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आप देख रहे हैं रेड में आवृत्ति घट रही है और वायलेट में आवृत्ति बढ़ रही है, अर्थात लाल रंग की जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है। इसीलिए जब हम इसको यहाँ पर जब लाल कैसे हुआ, जब लोहा को हम कम ताप पर गर्म करेंगे तो वो लाल होगा, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ते जाएगी, वो पीला हो जाएगा, पीला होते होते वो ब्लू में चला जाएगा, अर्थात आवृत्ति बढ़ते जा रही है। तो उसे ही कहा गया है जब ताप बढ़ेगी तो आवृत्ति भी बढ़ते जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला टॉपिक, कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कण की प्रकृति को शो करता है। अब हम दूसरा देखेंगे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव किसे कहेंगे, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक धातु है, जब हम उच्च आवृत्ति के विकिरणों को इस धातु पर टकराते हैं तो धातु पर टकराने पर क्या होगा, वो धातु की सतह से बाहर उत्सर्जित हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के रूप में वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस नियम को या इस सिद्धांत को 1887 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। उन्होंने क्या बताया, जब उच्च आवृत्ति के विकिरण जो सूर्य से आने वाली फोटॉन है वो अगर उच्च आवृत्ति की है और उसे अगर हम किसी धातु से गुजार रहे हैं तो धातु पर पड़ते ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन के रूप में उसका उत्सर्जन होगा। तो इलेक्ट्रॉन के रूप में उसका उत्सर्जन होने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। परिभाषा देख सकते हैं कि जब कुछ उच्च आवृत्ति की प्रकाश पुंज या प्रकाश की बीम को किसी धातु की सतह से टकराती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका परिणाम देखते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम इसका परिणाम देखेंगे। जब यहाँ पर उच्च आवृत्ति के विकिरणों को क्या करेंगे, धातु की सतह से टकराएंगे तो क्या होगा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, तभी निकलेंगे जब वो निश्चित आवृत्ति की विकिरण हो। अगर वो आवृत्ति की विकिरण अनिश्चित है तो निश्चित रूप से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो समान नहीं होंगे। इसीलिए उच्च आवृत्ति की जो तरंगें टकराती हैं, ऊर्जा टकराती हैं, ठीक है, उनका क्या होगा, आवृत्ति निश्चित होना चाहिए और इसे हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति। क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति। ठीक है, और जो धातु की सतह से जो विकिरण टकराती है और जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उनके समय में कोई अंतराल नहीं होता है, जैसे ही टकराया वैसे ही बाहर निकली, कोई समय का अंतराल नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ से जो प्रकाश निकल रही है वो किसके रूप में निकल रही है, गतिज ऊर्जा के रूप में निकल रही है। तो गतिज ऊर्जा के रूप में जो निकलती है वो एक समान नहीं होती है, अर्थात प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल रही है उनके निकलने का जो प्रक्रिया है वो एक समान ना होकर के क्या होता है, अलग अलग होता है। चाहे केवल एक ही आवृत्ति अगर समान आवृत्ति की भी होगी तो जितनी प्रकाश या जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो भी एक समान नहीं हो सकती है। ठीक है, और प्रकाश की यदि हम तीव्रता को बढ़ा दें, मान लेते हैं प्रकाश की तीव्रता को हम बहुत बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने से क्या होगा, प्रकाश का में जो विद्युत का मान है वो भी बढ़ता जाता है और एक सीमा के बाद यह क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। इसे हम संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, फिर है उत्सर्जित होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेग है वो आपतित होने वाले जो ऊर्जा की आवृत्ति है उस पर निर्भर करती है, ना कि उसकी तीव्रता पर। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये चीज़ को शो किया जा रहा है कि किस बेस पर ये कण प्रकृति को क्या करता है, फोकस करता है। जब तरंग की प्रकृति होती है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तो वो प्रकाश की तीव्रता पर होती है। ठीक है, अगर प्रकाश भले ही उसकी आवृत्ति कम हो लेकिन अगर उसे हम तेज़ी से क्या करेंगे, धातु की सतह पर टकराएंगे तो वो क्या करेगा, उतनी ही तेज़ी से बाहर निकलेगा। लेकिन कण की प्रकृति आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति उच्च होनी चाहिए ना कि कम, और उच्च आवृत्ति के ऊर्जा को जब हम धातु की सतह से टकराएंगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ये बेसिक अंतर है दोनों में, इसलिए यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की कण की प्रकृति को लिया जा रहा है क्योंकि ये आवृत्ति पर निर्भर करती है ना कि तीव्रता पर। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए परिणाम,
कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना तभी संभव होता है जब एक निश्चित आवृत्ति की विकिरण उस पर टकराती है, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। दूसरा है, धातु की सतह पर विकिरण ऊर्जा के टकराने तथा इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय अंतराल नहीं पाया जाता है। सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा एक समान नहीं होती है। चाहे केवल हम एक ही आवृत्ति के विकिरण का प्रयोग करें, तब भी उसकी जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन क्षमता है वो एक समान कभी नहीं हो सकती। अगला है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के साथ साथ प्रकाश का विद्युत मान भी बढ़ेगा तथा एक सीमा के बाद वो इतना अधिकतम हो जाएगा कि उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसे हम संतृप्त प्रकाश की वैद्युत धारा कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग, जो गतिज ऊर्जा है, वो आपतित विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर करता है, न कि उसकी तीव्रता पर। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर नहीं। और यहाँ पर बताया गया है कि किसी प्रकाश की गतिज ऊर्जा, हमको पता है गतिज ऊर्जा का सूत्र ½mv², लेकिन यहाँ पर v न्यू माइनस न्यू ज़ीरो लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये आपतित विकिरण की आवृत्ति है और ये देहली आवृत्ति है। ठीक है, तो किसी प्रकाश की गतिज ऊर्जा उसके आपतित विकिरण की आवृत्ति और देहली आवृत्ति के बराबर होती है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के कण की प्रकृति को दर्शाता है, ना कि तरंग की प्रकृति को। तो ये आज का आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।